तो एक को हम बात कर रहे थे कि भाई हम ट्रेड कैसे लेते हैं, एक को कहा जाता है ट्रेंड फॉलोइंग, और दूसरे को कहा जाता है ट्रेंड रिवर्सल। तो हम लोग जो अपने RSI की यूजेज करते हैं वो बेसिकली, जैसा हमने अपनी क्लासेस में भी बताया, कि जब हम ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी 3 मूविंग एवरेजेस का, कि कोई भी 3 मूविंग एवरेजेस आप ढूंढिए। जैसे मैं बोलता हूं कि 13 is greater than 34 is greater than 55। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर 10 ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 50 कर सकते हैं, और ऐसा करते हुए हमको वो स्टॉक मिलेंगे जो कि ऑलरेडी ट्रेंड जिनमें इस्टेब्लिश हो गया है, और इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हम तब तक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेंगे जब तक कि RSI के अंदर अपने को डाइवर्जेंस ना दिखाई पड़ने लगे। तो अब हमारे एबिलिटी पे है कि हम ट्रेड को इस एंड ऑफ द पुल बैक पर पकड़ें या इस ब्रेकआउट पर पकड़ें या इस ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर पकड़ें, और उस पर्टिकुलर ट्रेंडिंग मूव के अंदर तब तक बने रहे जब तक कि वो एक डाइवर्जेंस या फटीग ना दिखाने लगे। और अगर वो फटीग नजर आएगा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक इस पॉइंट से करेक्ट होना शुरू होगा, और वो करेक्शन इस पूरे अप मूव की एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होगी, जिसको हम 50% पे पकड़ सकते हैं या 61.8 पे पकड़ सकते हैं या 78.6 पे पकड़ सकते हैं। ये मोटा मोटी वो बातें हैं जो कि हम अपने पिछली क्लासेस में कर चुके हैं कि कैसे हमको ट्रेंड फॉलोइंग में घुसना है, और उस ट्रेंड फॉलोइंग में 3 जगह हम घुस सकते हैं: एंड ऑफ द पुल बैक पर, ब्रेकआउट पर, या उस ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर, और फिर उसके अंदर कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। अब इसके अंदर बात ये हुई कि अगर आप मान लीजिए इस पॉइंट पर घुसे, तब ये अपस्विंग जो है या ट्रेंड जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, और जैसा आपने कहा कि भाई 60 या 70% ऑफ द ट्रेंड हैज ऑलरेडी प्लेड आउट एंड नाउ इट इज वेरी लेस इज लेफ्ट। और जब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी बढ़ जाती है, यहाँ पर विपसॉज होते हैं और स्टॉप लॉस कटने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो इस ट्रेंड फॉलोइंग की बजाय अगर हम ट्रेंड रिवर्सल की बात करें कि भाई या तो ये टॉप पकड़ें, या अगर हम सिर्फ बाई साइड पे खेलने के लिए अलाइंड हैं, तो हम इंतजार करें कि जो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो नीचे में कब थकान दिखाने लगे, तो
उसके लिए फिर हम वही RSI का अगर वीकली चार्ट पर कोई डाइवर्जेंस बेस्ड सेटअप मिल जाता है तो वो हमको काफी बेहतरीन रिजल्ट्स देता है और हम जो है वो ये देखते हैं कि ये यहाँ पर कई बार इस प्रकार से एक बेस फॉर्मेशन करके फिर उसके ऊपर निकलता है और कई बार हम ये भी देखते हैं कि वो एक बेस फॉर्मेशन एक बार बनाता है इस बेस फॉर्मेशन को बना के ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जाएगा पर फिर यहाँ चला जाता है और फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आता है तब इस पॉइंट पर हम इसको पकड़ सकते हैं। तो ये बॉटमिंग डाउन स्टॉक्स के अंदर ये दो तरह की फॉर्मेशंस मिलती हैं। इसको हम यू शेप्ड रिकवरी कहते हैं, इसको वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हो रही है मगर उस बेस के नीचे चला जाता है। वो एक तरीके से एक लास्ट पॉइंट होता है कि भाई यहाँ पर जिन लोगों ने एक्युमुलेशन करने की कोशिश की थी उनको थका देता है। उनमें से कुछ लोग थक कर आउट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये फिर नीचे चला गया मगर वो यहाँ पर जैसे ही अपनी पोजीशन छोड़ते हैं पता चलता है कि वो स्टॉक ऊपर चलना शुरू कर देता है और यहाँ से रिवर्स करता है। तो अब आपके सवाल के जवाब में मैंने दोनों बातें बता दी हैं कि किस तरह से ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर आप फॉलो कर सकते हैं और किस तरह से बेस फॉर्मेशन या वीकली चार्ट में इस तरह का वाइकॉफ एक्यूमुलेशन वाले ये दोनों पैटर्न हैं, इनके अंदर घुसते हैं तो हमको काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। जैसे आजकल मैं ये पिछली बार मैंने आपने कोई एक चार्ट स्टॉक मुझसे पूछा था मैंने दीपक नाइट्राइट बताया था शायद, दीपक NTR। दीपक NTR का जिक्र मैंने एक अपने पिछले सेशन में किया था जहां पर मैंने ये बताया था कि ये इस तरह से एक बेस फॉर्मेशन हो रही है और इस बेस फॉर्मेशन से ये एक हल्का सा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, फिर यहाँ पे फॉर्मेशन हुई और फिर ये ऊपर चला। तो ये एक परफेक्ट यू शेप रिकवरी हो रही है और यहाँ पर जब ये वापस अगर इस पॉइंट को रीटेस्ट करता है 1830 के आसपास में तो वो एक बेहतरीन पॉइंट हो सकता है। ऐसे ही जून के महीने में मैंने 2-3 स्टॉक पकड़े थे, उनमें से एक का नाम था अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में भी आप देखोगे ये इसी तरह से यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये बताया था कि ये इस तरह से एक बेस फॉर्मेशन हो रही है और इस बेस फॉर्मेशन से ये एक हल्का सा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, फिर यहाँ पे फॉर्मेशन हुई और फिर ये ऊपर चला। तो ये एक परफेक्ट यू शेप रिकवरी हो रही है और यहाँ पर जब ये वापस अगर इस पॉइंट को रीटेस्ट करता है 1830 के आसपास में तो वो एक बेहतरीन पॉइंट हो सकता है। ऐसे ही जून के महीने में मैंने 2-3 स्टॉक पकड़े थे, उनमें से एक का नाम था अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में भी आप देखोगे ये इसी तरह से यहाँ पर एक हमने नोटिस किया था एक डाइवर्जेंस ऑन डेली चार्ट
दूसरी बात ये थी कि भाई ये वाला जो पॉइंट था डाइवर्जेंस के साथ वाला, अगर आप और पीछे हिस्ट्री में जाओगे तो आपको नजर आएगा कि वो इस पर्टिकुलर प्रीवियस ब्रेकआउट के साथ में मैच कर रहा था, और ये एक रेंज बन रही थी कि भाई पिछली बार इस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर भागा था और अब ये वापस इस कंसोलिडेशन में घुसा और यहाँ से इसने डाइवर्जेंस दिखाते हुए ऊपर मूव बनाया। तो मैंने ये यहाँ पर इसका पहला रेजिस्टेंस मार्क किया था, मैं इसी जगह पर इससे निकल गया था। ये 2-4 दिन और ऊपर चल के अब फिर नीचे आ रहा है। तो अब ये जो नीचे आ रहा है, अभी इसने यहाँ डाइवर्जेंस नहीं दी है, हो सकता है एक आधा हाई और बनाए, और यहाँ पर जो अपने को ये गैप नजर आ रहा है, इस गैप के आसपास तक पहुंच जाए, तब हम यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है, इस मूव का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके फिर से अपोलो हॉस्पिटल के अंदर एक पोजीशन बनाने की तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी में ये समझाया कि किस तरह से हमने जो है वो ये वाला पॉइंट स्विंग पकड़ के और उसके नीचे अब जब ये आएगा और फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाएगा, और नीचे में चलने से पहले वो किस तरह से या तो ऐसी बेस फॉर्मेशन करता है या यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बना के यहाँ से ऊपर चलता है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप स्कैनर में जब भी आपका निफ्टी, अब जैसे निफ्टी जो है वो हमको एक स्ट्रेस लेवल डेली चार्ट पर दिखा रहा है, तो ऐसे में अगर हम ये सोचेंगे कि हमको इस फॉर्मेशन वाले स्टॉक मिलेंगे तो उसका चांस कम है। मगर ऐसे में हम इन स्टॉक्स को ढूंढें जो कि एक अच्छा मूव दे चुके हैं और फिर उनके अंदर एक करेक्टिव की फॉर्मेशन लगाकर इस पर्टिकुलर जगह पर एक 61.8 पर या 78.6 का एक अलर्ट लगा के छोड़ दें, और ये स्टॉक जब वापस उन लेवल पे आते हैं और वो अलर्ट्स ट्रिगर होते हैं, तब हम ये दिमाग लगाएं कि अब इनके अंदर हमको क्या करना है। तो इसीलिए मैं कल परसों किसी को समझा भी रहा था कि हमको रोज रोज स्कैनर चलाने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, क्योंकि रोज स्कैनर चलाने से आपको वो ट्रेंडिंग स्टॉक मिलेंगे और कई बार वो इतने ज्यादा मिलेंगे कि आप कौन सा ले पाए कौन सा ना ले पाए। अब आपकी बात आती है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली, ये मैं थोड़ी सी कहानी को और पहले ले गया। अब जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अगर आपने ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढने हैं, अगर आप ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें। लेकिन अगर आप रिवर्सल ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस बात को आप समझ भी सकते हैं, ये एक कॉमन सेंस की बात है। ठीक है दीपक, इतना ज्ञान काफी है? यस सर। अगर मान लीजिए आपने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखा और कोई भी स्टॉक जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ के यार्ड स्टिक पे तो अच्छा है, लेकिन नीचे में इस तरीके से वो RSI में डाइवर्जेंस देने लगा है, तो फिर वो रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक
एक रनअप दे चुका है, उस रनअप की वजह से वो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ में एक अच्छी रीडिंग दे रहा है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि RSI में डाइवर्जेंस या फटीग दिखने लगी है, तो फिर आपको उस स्टॉक के अंदर एक करेक्शन का इंतजार करके इस 50% या 61.8 का इंतजार करना पड़ेगा और फिर वहां से उसके अंदर एक फ्रेश नई पोजीशन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। तो जब भी आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हो, उसके साथ में ये भी चेक कर लो कि कहीं उसके जो मोमेंटम ऑसिलेटर हैं वो कोई वीकनेस तो नहीं दिखा रहे हैं और कहीं आप गलत जगह पर तो नहीं एंटर हो जा रहे हो। वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रिलेटिव स्ट्रेंथ अपने आप में एक अच्छा कंसेप्ट है, बट उस रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर में फ्यूचर का क्या प्रोस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा एक बार उसके RSI की डाइवर्जेंस या उसके रेंज शिफ्ट के साथ में मैच कर लो कि भाई मान लो इस पॉइंट पर रेंज शिफ्ट होता है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर एक रेंज शिफ्ट हो रहा है और RSI यहाँ से ऊपर जा रही है और रिलेटिव स्ट्रेंथ पे भी वो स्कोर बढ़िया नजर आ रहा है, तब आपको उस स्टॉक को चूज कर लेना है। लेकिन अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ पे बढ़िया है और ऊपर में ये जो नई स्विंग आई है ये एक डाइवर्जेंस दिखा रही है, तो फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक करेक्शन या एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के स्टॉक में एक और, जैसे मैंने अभी एक्सिस बैंक बताया था, तो ये स्टॉक में एक और, जैसे मैंने अभी एक्सिस बैंक बताया था, तो ये जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक हैं, अब उसके अंदर में यहाँ पर एक, ये देखो एक कंसोलिडेशन हो रहा था 4-5 दिन तक। तो जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया तो मैंने इसको पोस्ट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। एक छोटे टाइम फ्रेम के 3 या 4 दिन के ट्रेड के लिए इस किस्म की जो कंसोलिडेशंस हैं, उन कंसोलिडेशंस से आया हुआ ब्रेकआउट 3 से 5 दिन के अंदर आपको बढ़िया एक रिजल्ट देता है। अब आप ये देखो धीरे धीरे जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर अब RSI जो है वो यहाँ पर भी आके इसको प्राइस अटकेगा, फिर एक बार यहाँ तक भी ये जा सकता है। तो ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है ये भी अपने आप में एक प्रॉपर इंडिकेशन या प्रॉपर स्कैनर का काम कर सकता है। तो नेट नेट बात क्या हुई कि रिलेटिव स्ट्रेंथ आप चेक कीजिए, और अगर उस रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ में RSI की रेंज शिफ्ट हो रही है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ लीजिए। लेकिन अगर उसके साथ में RSI में डाइवर्जेंस दिख रही है तो आप उसको अवॉइड करिए। ओके सर। सो रेंज शिफ्ट से एक चार्ट याद आया, CDSL का चार्ट है। सो डेली चार्ट पे बढ़िया चार्ट है। डेली चार्ट पे ये देखो आप, रेंज शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर एक बढ़िया कंसोलिडेशन से आपको एक ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो
दिस इज लुकिंग लाइक अ गुड फॉर्मेशन, बल्कि यहाँ पर आप देखो तो आपको एक ये डाइवर्जेंस बेस्ड सेटअप भी दिख रहा है। इस डाइवर्जेंस बेस्ड सेटअप से इसने एक पहला वो बनाया है। और आप ये अगर यहाँ पर मार्क करो पुराने रेजिस्टेंसेस, तो आपको ये बड़े अच्छे से नजर आएगा कि इसी को नीचे ले आता हूं मैं। ये जो पॉइंट था ये एक पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट था, जो कि करंट प्ले के लिए, ये देखो यहाँ से बार बार स्टॉक ऊपर जा रहा था। करंट प्ले के लिए ये वाला जो सपोर्ट था ये एक रेजिस्टेंस बन गया। ये अपने दीपक टुकराल जी के लिए भी काम की बात है कि जो हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ये फ्यूचर रेफरेंसेस में भी अच्छे काम आ जाते हैं। तो जब ये रेजिस्टेंस ये यहाँ पर डाइवर्जेंस के बाद इसने पहला मूव दिया, तो वो मूव एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस पे आकर रुका। फिर वहां से एक करेक्शन आई। अब इस करेक्शन के अंदर में अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक फिबोनाची ड्रॉ करें तो ये 7.78.6 के आसपास तक की करेक्शन अपने को दिख रही है। देखिए 78.6 जो था 1045 था, और वही 1045 के आसपास से इसने 1045 नहीं है 1075 है, वही 1075 के पास से इसने यहाँ से एक कंसोलिडेशन या बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट किया है। तो पहला टारगेट इसका फिर वही 1295 से 1300 का हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करें कुछ इस प्रकार से, तो अगला टारगेट आपको थोड़ा सा ऊपर में इस चैनल के कंप्लीशन पर इस जगह पर मिल सकता है, जहां पर ये गैप था। तो अब एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये वाला चार्ट आप लोगों को समझना चाहिए, और इस चार्ट के अंदर हमने कितनी सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ almost everything that I have spoken today. और बताइए कोई और बात दिमाग में?